आप सभी पधारे परमात्मा स्नेही जनों का शालीमार बाग की इस बगिया में दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी के स्वागत में हम आपको दो शब्द कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है उस पद पर जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। ब्रह्मा कुमारीज में आपका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ शांति, शक्ति और सच्चाई साथ चलती है। स्वागत है उस ज्ञान धाम में जहाँ मन शांत और आत्मा जागृत होती है। ब्रह्मा कुमारीज परिवार में आपका स्नेहिल स्वागत है जहाँ जीवन को नई दिशा मिलती है। आइए आत्मज्ञान के दीप जलाएं, मन को निर्मल और बुद्धि को प्रखर बनाएं। ब्रह्मा कुमारीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से जीवन की एक नई उड़ान पाएं। ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका दिल से स्वागत है। अभी हमारे बीच में हैं महिमा गुप्ता जी, जिनको मैं आमंत्रित करती हूँ गीत की प्रस्तुति के लिए। जब तक वो यहाँ आते हैं हम आपका परिचय सबको दे रहे हैं। महिमा गुप्ता जी एक प्रतिभाशाली लाइव सिंगर है और म्यूजिक आर्टिस्ट है। उनकी गायकी की जड़ें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हैं तथा वे सूफी, बॉलीवुड, लोक, भक्ति एवं वेस्टर्न जैसी भिन्न संगीत शैलियों में प्रभावशाली प्रस्तुति देती हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में 100 से भी अधिक लाइव कार्यक्रमों में अपनी गायकी से श्रोताओं का मन मोहा है। संगीत के साथ साथ आप IMTA से प्रशिक्षित एक योग्य म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं और वर्ष 2017 से ऑटिज्म और श्रवण एवं वाणी बाधा से जुड़े बच्चों के लिए संगीत के माध्यम से उपचारात्मक कार्य कर रही हैं। हियर मी स्पीक एंड लिसनिंग ईयर्स जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर वे बच्चों और उनके परिवारों को नई आशा और दिशा प्रदान कर रही हैं। महिमा जी, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्ते। ओम शांति। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ की राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ की राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। सत्य पथ की राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ की राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ की राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ की राहियों मशाल थाम लीजिए।
परम पिता के प्रेम के प्राणों में प्रकाश को, परम पिता के प्रेम का प्राणों में प्रकाश को, ईश्वरीय ज्ञान का इस प्रकार प्रकाश हो, ईश्वरीय ज्ञान का इस प्रकार प्रसार हो। जग जाए हर सुबह ललाम दीजिए, जाग जाए हर सुबह ललाम दीजिए, सत्य के प्रकाश को प्रणाम कीजिए, सत्य पर हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए, हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए। हम सभी बुके से स्वागत करेंगे दीदी का। ताली। ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी को उनकी पूरी टीम के साथ आज के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने की मुबारक देना चाहूँगी। मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। वर्तमान समय संसार की अवस्था को देखते हुए, समय को देखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आज युवाओं को बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज का युवा जिसके लिए सारा समाज, देश और संसार ये उम्मीद रखता है कि ये बच्चों का भी सहारा है तो बुजुर्गों का भी सहारा है, तो जो सबको सहारा देने वाला, सहारा बनने वाला आज का युवा है, वो अपने लक्ष्य से भटक कर और व्यर्थ के विचारों और तनाव के कारण से कमजोर होता जा रहा है। जो उसकी समाज, माता पिता, देश और विश्व के प्रति जिम्मेवारी है कि वो स्वयं को सशक्त बनाए, सेल्फ एम्पावरमेंट करे और सबका कल्याण करता हुआ चले, सबका भला करता हुआ चले, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके चले। ऐसे श्रेष्ठ विचारों के साथ अगर आज का युवा नेगेटिव एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव जीवन जीता है, तनाव भरे वातावरण में सकारात्मक चिंतन के साथ चलता है, अशांत वातावरण में मन को शांत बनाए रखता है, आज के युवा की जो बुद्धि चारों ओर साधनों में, व्यक्तियों के आकर्षण में भटक रही है, उस भटकाव से दूर होकर अपनी बुद्धि को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करता है, अपने विचारों को चेक करके नेगेटिव से पॉजिटिव में, वेस्ट से पावरफुल थॉट में और इम्प्योर से प्योर थॉट के अंदर ले जाता है। तो सच मानिए आज का युवा जो भी करना चाहे, जैसा भी करना चाहे, जिस भी लक्ष्य तक पहुंचना चाहे, जिस भी सफलता को प्राप्त करना चाहे, वो कर सकता है। तो सभी युवा जो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ और साथ साथ शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति
स्वरूप में समाज के परिवर्तन को और देश के परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनने के लिए युवा विंग की ओर से ब्रह्मा कुमारी की इस आयोजित कार्यक्रम में जो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। शुक्रिया। ओम शांति। तो सबसे पहले आप सभी का थैंक्स जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रिया दिल से। तो सबसे पहले मैं कुछ लाइंस मैंने लिखी है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तू हर सपने को साकार कर दे, तू हर सपने को साकार कर दे, तू हर परिस्थिति को पार कर दे। तू युवा है जो भारत में बदलाव ला दे। तू जाग के एक कदम बढ़ा, तू जाग के एक कदम बढ़ा। तू युवा है, तू जी भर के बदलाव का शोर मचा। तू प्रयास कर निरंतर, तू हर असंभव को संभव कर दे। अपनी हिम्मत को ताकत बना और संकल्पों से परिवर्तन कर दे। तेरे ही बदलाव से पूरा विश्व जगमगाएगा, तेरे ही बदलाव से पूरा विश्व जगमगाएगा। तेरे जागने से युग बदलेगा और तेरे उठने से इतिहास नया बन जाएगा, इतिहास नया बन जाएगा। ये आप सभी युवाओं को, हम सभी के लिए है। और अनुभव तो बहुत सारे हैं। जब मैंने स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की थी तो बहुत सारे अनुभव हुए थे, लेकिन मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसने मुझे उस परमात्मा से जोड़ा, वो मैं आप सभी के बीच रखती हूँ। जब मैंने स्कूल में पढ़ाई शुरू की और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद मेरी मम्मा ने मुझे बर्थ दिया, और जब मेरा जन्म हुआ तो शुरू से बहुत हेल्थ इश्यूज रहे। तो उसके बाद से जब मैंने 5th तक अपनी पढ़ाई की, 6th क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी मैंने कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, और शायद शुरू से ही भगवान मुझे इस तैयार कर रहा था कि मैं आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करूं। और 6th क्लास में ऐसी रनिंग कर रही थी और मेरे कोच ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे चूज किया कि उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और बोला कि आप हॉकी खेलोगे। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता आपने मेरे में क्या देखा, बट श्योर अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं खेलूंगी। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। मैंने 6th क्लास में अपना पहला टूर्नामेंट खेला और उसमें मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उसके बाद मुझे बहुत ईगो को फील हुआ कि मुझे नेशनल खेलना है। मैं फर्स्ट स्टैंड बाई में थी। स्टैंड बाई वो पोर्शन होता है जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी जगह आप खेलते हैं, तो मैं फर्स्ट स्टैंड बाई थी। 7th क्लास में मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला। फिर 7th क्लास में मैंने फर्स्ट नेशनल खेला। इतनी कम एज में पूरे स्कूल में मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने पहला नेशनल खेला कम एज में। उसके बाद मेरा SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एक टूर्नामेंट होता है, इसके बाद इंडिया कैंप होता है, फिर आप रेलवेज वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें मेरा फिर मुझे ईगो को फील हो गया। 7th क्लास में मेरा SGFI फर्स्ट स्टैंड बाई। मैंने कहा स्टैंड बाई में ही अटक रहा है, क्या बात है। फिर और मेहनत की, बहुत मेहनत की। डेली प्रैक्टिस करना, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, फिर प्रैक्टिस करना। 3 बजे से 7 बजे तक हम प्रैक्टिस करते थे। और मुझे मेरे बाल छोटे थे तो सर मुझे लड़कों के साथ भी खिला देते थे कि चलो लड़का बना के खिला दिया। तो लड़कों के साथ खेलने से ये फायदा हुआ कि उनके साथ उनकी स्किल्स को ज़्यादा सीखा मैंने, कैसे खेलना है। उसके बाद क्या हुआ कि 8th क्लास में मैंने अपना फर्स्ट SGFI खेला, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, और बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और बहुत अच्छे से उस टाइम मेरी मुलाकात हुई थी जो सुशील कुमार जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छा करोगे, बस रुकना मत अपने जीवन में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इंटरव्यूज पेपर में आ रहे थे, दूसरों से पता चलता था आपकी पेपर में फोटो आई है, और FM रेडियो पे इंटरव्यूज होते थे, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पैसे वगैरह भी मिलते थे हमें, प्राइज मनी। तो क्या हुआ था, SGFI खेलने से टीचर्स की सैलरी बढ़ गई थी, तो वो बहुत खुश रहते थे उससे। तो उसके बाद अचानक एक बार क्या हुआ, 8th में मैं खाना खा रही थी और अचानक मेरे गले में वो खाना फंसने लग गया। तो मुझे लगा ये नॉर्मल ऐसी प्रॉब्लम होगी, मैंने इग्नोर किया।
फिर वो रेगुलर बेसिस पे होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, जब भी मैं कुछ खाती वो वॉमिट हो जाता, और रात में अगर हम टूर्नामेंट में कहीं खेलने गए मुझे पूरी रात खांसी होती और इतना बैकफ्लो होता खाने का कि पूरा खाना नाक से मुंह से बाहर आ जाता, पूरी बेडशीट गंदी हो जाती। तो बहुत कंसर्न इतना ज़्यादा बढ़ गया, वेट एकदम से लॉस होने लग गया था, स्टेमिना एकदम से मैं भाग नहीं पाती थी। 70 मिनट्स हमें भागना होता है एक मैच में, और रेगुलर मैं वो कर नहीं पाती थी। तो मुझे बहुत फील होने लगा कि क्या प्रॉब्लम है। तब मैंने फैमिली के साथ ये चीज़ फैमिली को बताई, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। तब हम यूपी में रहते थे, मैंने यूपी से स्टेट खेला, नेशनल खेला, सब कुछ यूपी से खेला। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया। कुछ डॉक्टर कहते थे ये अपना अटेंशन पाने के लिए बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। किसी ने ये मेडिसिन चलाई, बहुत सारी मेडिसिन चलाई, बहुत सारी बीमारियां बताई, पर मुझे 1% का भी उससे आराम नहीं आ रहा था। उसके बाद वहाँ से हम यूपी से सीधा दिल्ली आए, और दिल्ली में मेरा एम्स में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उस टाइम डॉक्टर ने कहा आप स्पोर्ट्स को थोड़ा साइड रखो और हेल्थ को ठीक करो, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। और मैं खा ही नहीं पा रही थी, डाइट ही नहीं हो पा रही थी, तो रनिंग क्या एक्सरसाइज क्या कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने गैप लेके फिर मैंने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरे पापा फोर्स में आए, वो जैसे तैसे मुझे लेके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए, और यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से पता चला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एक्लेशिया कार्डिया, जिसमें फूड पाइप में प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि ब्लॉकिंग होती है फूड पाइप में ना जगह जगह, जिसकी वजह से आप खाना नहीं निगल पाते हो और वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, अंदर नहीं जा पाता तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और फिर उसके बाद मुझे जीबी पंत में रेफ़र किया, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। और वहाँ से एक न्यूमेटिक डायलेशन होता था, जो क्या करते थे, पाइप्स होते हैं, एंडोस्कोप के थ्रू गले में वो बलून ट्रीटमेंट करते थे और उन जगह को खोलते थे जहाँ ब्लॉकिंग है। तो वो बहुत पेनफुल होता था। एनेस्थीसिया नहीं देते थे, बस 3-4 डॉक्टर आपके हाथ पैर को पकड़ेंगे और बस वो सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद इतना पेनफुल करने के बाद भी मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर्स ने वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स थे वो इतने इम्प्रेस हो जाते थे मुझसे, वो कहते थे कि आप एक ऐसे पेशेंट हो जो ओटी में आता है और ये करवाने के बाद 15-20 मिनट का प्रोसेस होता है, इसके बाद आप उठते हो, कपड़े वपड़े झाड़ते हो और ऐसे बाहर जाते हो। और ये जितने पेशेंट आते हैं सबको हमें स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ता है, और आप इतने ताकतवर और इतने अंदर से इतने स्ट्रांग हो। तो मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती थी, और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मुझे उनका नाम कुछ याद नहीं है। तो उसके बाद फिर मम्मी काफ़ी मंदिर मस्जिद बहुत जगह वो जा चुकी थी ऑलरेडी, तो वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तो एक बार मम्मी को ऐसी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में पता चला, तो उन्होंने जाना स्टार्ट किया। मम्मा ने कहा तुम भी चलो, मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरा एक तरह से जो ट्रस्ट था ना वो बिल्कुल उठ चुका था। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, 4, 5, 6, 7 साल मैंने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में हेल्थ को लेके। गेम चल रहा है और साथ में ये सब चल रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना। फिर भी मम्मा ने कहा एक बार चलो, एक बार चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं एक दिन मेडिटेशन सेंटर विजिट किया मैं बस जिस मेडिटेशन रूम में बैठ के 2 मिनट साइलेंस में बस बैठी थी, और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस यही पीस, यही सब कुछ चाहिए, यही इन्वायरमेंट चाहिए। मैंने वहाँ से 7 डेज का कोर्स स्टार्ट किया, और 7 डेज के कोर्स करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो कोर्स करते ही मुझे फील हुआ कि अंदर एक इंटरनल एनर्जी आ रही है। जो मैं डिप्रेस थी, एंजाइटी थी, नींद नहीं आती थी, पूरी रात पंखे को देख के हुए निकलती थी, उसमें मैंने सीखा कि कैसे आप अपने अंदर की इनर को, कैसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। उसके बाद मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया। कलर थेरेपी मेडिटेशन होता है डिजीजेस के लिए। अगर आपके गले में प्रॉब्लम है तो आप विजुअलाइज करो कि नीले कलर की किरणें आपके गले पे पड़ रही है, और रेगुलर, जैसे मेरी स्पिरिचुअल टीचर ने, दीदी ने जैसे जैसे बताया, मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अब इसके बाद हम आपका ऑपरेशन करेंगे, अगर इस डायलेशन में ठीक नहीं होता तो हम ऑपरेशन करेंगे, आर्टिफिशियल फूड पाइप डालेंगे और उससे आप खाना खाएंगे। तो मैंने कहा ऑपरेशन तो नहीं करवाना। मैंने ये बात अपनी दीदी को बताई। उन्होंने कहा 1 महीने का टाइम होता था बीच बीच में, तो 1 महीने के टाइम उन्होंने कहा आप ये प्रैक्टिस करो, जब भी हाथ में खाना आए उसको चार्ज करके खाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल के खाओ, पानी पीना है पॉजिटिव थॉट्स डाल के खाओ, तो अब पियो। तो मैंने ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो डॉक्टर्स तो
डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट कर रहे थे पर हीलिंग मेरी परमात्मा कर रहा था। धीरे धीरे इतनी हीलिंग होने लग गई जब मेरा लास्ट डायलेशन था, और वो डायलेशन होने के बाद मैं बेहोश हो गई थी और मैं आईसीयू में एडमिट थी। मुझे होश नहीं आया था क्योंकि वो बहुत पेनफुल था, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल था। और मेरी दीदी ने कहा था आपको सिर्फ सोल कॉन्शियस में रहना है, आप ये मत सोचना कि आप बॉडी हो। उस टाइम मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होश आया, डॉक्टर ने कहा अब आप जूस लो, और मम्मी पापा बैठे थे। मैंने जूस की बोतल उठाई और बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ भी पियो तो अटक जाता था। मैं भूल गई थी कि खाना कैसे खाया जाता है। तो मैंने बोतल उठाया और पिया, और वो लिटरली बहुत आराम से अंदर चला गया। और वो एक एक्सपीरियंस था जो मेरे आंखों में आंसू था, मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू था, क्योंकि वो मुझे लेके बहुत टाइम से परेशान थे। मम्मियों का क्या होता है, वो इमोशनल होती है। मम्मी को तो लगता था अब बस इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करनी है हमें, अब पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि वेट बहुत लॉस हो गया था। उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना। मेरा एक नया बर्थ हुआ है और वो मुझे उस परमात्मा ने दिया है। कभी कभी प्रॉब्लम्स हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, वो हमें प्रिपेयर करने के लिए आती है, स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। और मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अपने पापा से यही सीखा है कि हार नहीं माननी है। मम्मी भले इमोशनल होती थी, पापा बोलते थे नहीं तू ठीक होके आएगी और तू ठीक होगी। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। पापा ने बहुत मोटा भी कर दिया है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने जैसे यूथ को इंस्पायर कर सकूँ। शायद हो सकता है कि आप लोगों को लगे ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, बट मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस डिजीज का कि मुझे अगर वो नहीं होता तो शायद हम दिल्ली नहीं आते, और शायद मैं उनको जानती नहीं वो कौन है। और अपने आप को जानने से मुझे अपनी लाइफ में पढ़ाई में बहुत फोकस इंक्रीज हुआ है। मेरी फिजिक्स बहुत गंदी थी, और जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया मेरी फिजिक्स अच्छी हुई है। और पढ़ाई में बहुत फोकस्ड, और रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है, बड़ी बड़ी सिचुएशंस आती है तो कैसे डील करना है। हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, पर भगवान उससे हमें कैसे निकलना है वो मुझे प्रेरणा भगवान देता है। और मैंने उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाया है, और ये मेरी लाइफ अब है ही नहीं। मैं तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मुझे प्रॉब्लम हुई थी। उस दिन से मुझे उन्होंने संभाला है, और ये लाइफ मेरी सेवा के लिए है। और मेरी मम्मा ने भी बोला है कि तुम बस अच्छे से एक स्पिरिचुअल स्पीकर बनो, अच्छे से स्टडी करो और सबको गाइड करो। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन सीख के बहुत कुछ चेंज हो गया लाइफ में, और बहुत अंदर से स्ट्रेंथ है, और मुझे अब किसी से डर भी नहीं लगता और किसी परिस्थिति से घबराहट नहीं होती। सो थैंक यू सो मच। आपने इससे पूर्व दिल्ली मेट्रो में 7 वर्ष तक मैनेजर के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय में डिप्टी इंजीनियर के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपका चयन CSIR CEERI के PGRPE प्रोग्राम में हुआ है। आपने CSIR नेट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 35 रैंक हासिल की है। साथ ही आपका चयन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI NHPC एवं भारतीय रेल में एग्जीक्यूटिव के पदों पर भी हुआ है। आप बीटेक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से आप राजयोग ध्यान का नियमित अभ्यास कर रहे हैं, जिससे आपकी एकाग्रता, निर्णय क्षमता और मानसिक स्पष्टता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम सही शब्दों में कह सकते हैं कि लौकिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान ने आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। आपके बारे में हम चंद लाइनें कहना चाहेंगे। आध्यात्म की राह ने सोच को उजाला दिया। आध्यात्म की राह ने सोच को उजाला दिया। संयम और साधना ने हर सपना साकार किया। जहां दुनिया ने मंजिल को दूर बताया, वहां आत्मबल ने सफलता आपका मार्ग बनाया। आपके आगमन से महक उठा हर एक क्षण, ज्ञान की रोशनी से आलोकित हुआ यह मन।
स्वागत है आपका इस मंच पर। आज आपकी उपस्थिति से धन्य हुआ यह आयोजन। स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जैसा कि डॉक्टर स्वपन भाई ने बताया कि जो हम एक श्रृंखला 4 दिन की जो चली है इल्यूमिनेट द सेल्फ, उस टॉपिक पे, तो उसकी पहली कड़ी, पहला पड़ाव हम देखने वाले हैं। तो जैसा आप देख भी पा रहे हैं सामने, जो पहला हमारा अध्याय है उसका जो नाम है वो है लाइट ऑफ सेल्फ। तो क्या है लाइट ऑफ सेल्फ, इसके बाद इसको पूरा करने के बाद हम उसे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आगाज करते हैं इसका। सबसे पहले हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हमारी पहचान तो बहुत होंगी। हमारा नाम क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप इंडिया से बाहर जाओ तो आपको कोई पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो हम क्या कहते हैं, इंडिया से हैं। तो हम हमारी पहचान अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, अलग अलग हमारे पास लेबल होते हैं। आप देखिए, तो आपका नाम, आपकी नेशनलिटी, आपका पद, आपकी योग्यता, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपका रिलीजन क्या है। तो अलग अलग हमारी पहचान हो सकती है, लेकिन हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, अगर वास्तविक पहचान की बात करें तो वो क्या है। अगर हम कहें कि हम ये देह हैं, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला कहते हैं इसे, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम खुद को शरीर समझते हैं, खुद के नाम से हम जानते हैं, लेकिन वही शरीर से अलग हैं, इस बॉडी से अलग हैं, अलग आइडेंटिटी है। जैसे हम सबने गाड़ी देखी होगी, सबने गाड़ी ड्राइव भी की होगी मैक्सिमम ने। तो जब आप गाड़ी को जैसे चलाते हैं तो गाड़ी का ड्राइवर अलग होता है, गाड़ी अलग है, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर अलग है। ठीक वैसे ही हमारा मोबाइल है, मोबाइल फोन हम यूज करते हैं सभी। मोबाइल अलग है, मोबाइल फोन को चलाने के लिए या इस पे कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको चाहिए मोबाइल नंबर। वो किससे मिलता है, सिम से मिलता है। किससे मिलता है, सिम से। और ओटीपी वगैरह, ओटीपी आती है अगर आपकी, वो कहाँ आती है, सिम से ही आती है। सिम ही नहीं हो फोन में तो आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, आजकल वाईफाई से चला लेते हैं, लेकिन ओटीपी नहीं आएगी, पिन नहीं आएगी, उसके बिना आप किसी चीज को एक्सेस कर नहीं सकते हो। अब जैसे मैं आपके लिए सामने बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपको दिख नहीं रही है, इट्स नॉट विजिबल, बट साउंड वेव्स, वाइब्रेशंस आपके पास पहुंच रहे हैं, वो आपके कानों के द्वारा आपको सुनाई पड़ रहे हैं। तो ये दिख नहीं रहा है। ठीक ऐसे ही अगर आप कहो कि ठंड बहुत है, सर्दी बहुत है ना, कि रात को सर्दी बहुत थी या गर्मी बहुत है, तो ये क्या, हम ये दिख क्या रहा है, बॉडी दिख रही है कि हम शरीर हैं, बट हम बॉडी नहीं है, व्हाट वी आर इन रियल। तो आप देख सकते हैं सामने वी आर ए सोल, आत्मा, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी, अलग अलग नाम से हम पुकार सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोलर है वो कौन है, वो इस देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। अगर बात करें और गहराई से समझने की बात करें तो आप देखिए, आत्मा का बॉडी के साथ वही संबंध है जो कि एक पर्ल का होता है, एक मोती का होता है सीप के साथ। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, मोती की या उसके ऊपर जो शेल होती है या सीप है उसकी, किसकी वैल्यू ज्यादा है, मोती की। अगर बात करें गाड़ी की, गाड़ी को कौन चलाता है, ड्राइवर। तो ड्राइवर की ज्यादा वैल्यू है गाड़ी की, ड्राइवर अगर नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा गाड़ी को। आजकल आप कहोगे आजकल तो ऑटोमेटिक कार भी आ गई है ना, लेकिन आप बताइए उसका लॉजिक कौन बनाता है, उसका लॉजिक कौन सेट करता है, वो भी हम ही करते हैं। एआई का टाइम है, एआई हम चला रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, लेकिन एआई को भी उसको ट्रेन करने वाला कौन है, उसको प्रॉम्प्ट देने वाला कौन है, वो भी हम हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए तो घर और मालिक है ना, सभी हम घर से बाहर जाते तो क्या करते हैं, घर को लॉक करके आते हैं, है ना। और घर में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई नई चीज वहां हमें परचेज करनी है, कुछ भी करनी है, तो वो क्या करते हैं, किसके हाथ में होता है वो निर्णय, वो हमारे हाथ में होता है।
ऐसे ही रथ और रथी, रथ को कौन चलाता है, किस डायरेक्शन में उसे लेके जाना है, तो वो कौन डिसाइड करता है, रथी। राजा और राजा की राजधानी या राजा का साम्राज्य कहो, किंगडम कहो, तो वहां पे जितने भी डिसीजन है, कितना टैक्स लगेगा, है ना, क्या लोगों के क्या रूल्स होंगे, वो सारे राजा ही डिसाइड करता है। मोबाइल से भी हम देख चुके हैं। प्रोग्राम या रोबोट की बात करें, रोबोटिक्स में काफी रिसर्च हो रहे हैं आज के समय। तो रोबोटिक्स में भी क्या है, जो कंट्रोलिंग है वो किसके पास होती है, प्रोग्रामर के पास होती है। वो जैसा उसके अंदर लॉजिक डालना चाहिए वैसा लॉजिक डाल सकता है और उसके बेसिस पे वो काम करता है रोबोट। अब आप देखिए, इस शरीर में जो चलाने वाली शक्ति है, ऊर्जा है, जिसको क्या कहते हैं, दिव्य आत्मा या पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, जो इसका कंट्रोलर है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है या स्किन है, तो ये सारे क्या है, स्थूल कर्मेंद्रियां हैं। ये इनको भी चलाने वाली शक्तियां, इनका भी मास्टर कौन है, मैं आत्मा, एनर्जी, पावर। अब जैसे बॉडी की स्थूल कर्मेंद्रियां हमने देखी, वैसे ही आत्मा की, एनर्जी की, अगर खुद को हम पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, शक्ति समझते हैं, तो हमारी पहचान क्या है, हम आत्मा हैं। तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, पावर होती हैं, जो कि 3 मुख्य पावर्स हैं। पहली मन, बुद्धि और संस्कार। आप देख सकते हैं सामने भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को दिखाया हुआ है। अब आत्मा को हम कहें कि आत्मा कहीं और भी हो सकती है बॉडी में, है ना, लेकिन आत्मा, आप बताइए, ड्राइवर गाड़ी में कहाँ बैठेगा, फ्रंट सीट पे बैठेगा। उसको स्पीड चेंज करनी है, उसको ब्रेक लगाने हैं, या फिर उसको लेन देखनी है, तो वो कहाँ से देखेगा, वो फ्रंट सीट से देखेगा, ना कि साइड में या बैक बैठेगा। ठीक वैसे ही सोल जो है, आत्मा है, वो कहाँ, इस बॉडी में रहती है, जहाँ पे तिलक लगाते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। तो मन, पहली फैकल्टी कौन सी है, मन। तो मन क्या करता है, संकल्प लाता है। तो आपके मन में भी संकल्प आ रहे होंगे, जैसे मैं कुछ कुछ बोल रहा हूं, तो आपके मन में उसको सुन करके कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं। तो वो कौन ला रहा है, वो मन ला रहा है। तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं, जो आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, उसमें से पहला है मन। तो मन का काम क्या है, आप देख सकते हैं वेव्स दिखाई हुई हैं, तो अलग अलग हमारे विचार हम करते रहते हैं। मन है विचार करने की शक्ति, लेकिन उन विचारों का भी कोई ना कोई सोर्स तो होगा, कहीं ना कहीं से वो विचार आ रहे होंगे। तो वो विचारों की उत्पत्ति कहां से होती है, वो होती है या तो कर्मेंद्रियों के प्रभाव से, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, या हमारे बिलीव्स हो सकते हैं पुराने, या हमारी पास्ट की जो स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, या फिर हम क्रिएटिविटी से भी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं। आर्टिस्ट के अंदर काफी ये रचनात्मकता होती है। अब अलग अलग तरह के विचारों की बात करें तो सकारात्मक, पॉजिटिव, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ। सकारात्मक हमें पता है जो बिल्कुल सही है, जिनको करने से हमें लगता है कि सकारात्मक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, या परमात्मा के ज्ञान के आधार से, या जो अच्छे नैतिक कर्तव्य हैं वो सकारात्मक है। नकारात्मक विचार बताने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं अच्छे से। आवश्यक तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो आवश्यक हैं, कि आपने सोचा होगा कि 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है, तो वी नीड टू रीच देयर, हमें पहुंचना है वहां पे, या हमें घर जाना है उसके बारे में सोचना है, या हमें ऑफिस जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है कि 8 बजे ऑफिस है तो मुझे निकलना कितने बजे है, क्या क्या कुछ बाजार में जाना है तो क्या क्या खरीदना है, उसकी हम पूरी सूची बनाते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, साधारण विचार में आते हैं या आवश्यक विचार में आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है व्यर्थ यानी वेस्ट। ये वो विचार हैं जो सबसे ज्यादा हम करते हैं। आप खुद ही सोचिए, एक बार रुकिए कुछ पल लम्हों के लिए और सोचिए, पिछले 24 घंटे के अंदर आपने कौन से विचार, किस तरह के विचार ज्यादा किए हैं। व्यर्थ का माना यानी पास्ट की बातें सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर की कोई चिंता हो रही है, वो कौन से हैं, वो है हमारे व्यर्थ विचार। तो अगर हम देखें तो मेजोरिटी हमें मिलेगा कि व्यर्थ यानी वेस्ट वाले विचार ज्यादा हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है,
ये हमारा MIA सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। M माइंड है हमारा जो मन है, I इंटेलेक्ट है बुद्धि है, और S संस्कार है जो हमने 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां देखी है। अब नॉर्मली क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे भाई बता रहे थे बिगिनिंग में कि क्वालिटी डिपेंड करती है हमारी लाइफ की कैसी है, हमारा चरित्र कैसा है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो मन विचारों के साथ क्या है कि विचारों में या मन की बात करें तो मन में कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है नहीं है सच। उसी के कारण क्या होता है, कोई क्वालिटी कंट्रोल करता है तो पता है कि हाँ ओनली पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, बट क्योंकि हमने कंट्रोल ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, तो वो क्या होता है, वो अपने आप कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहते हैं। इस कारण हम चाहते तो हैं कि ये ज्यादा व्यर्थ ना चले, लेकिन व्यर्थ थॉट चलते रहते हैं। तो जो राजयोग आपने सुना, जो बहन ने अभी अपना अनुभव भी साझा किया कि राजयोग के अभ्यास से उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो जो हमारे विचार हैं, जो व्यर्थ हैं इस समय, वो बदल जाते हैं समर्थ संकल्पों में या सकारात्मक विचारों में। आप सबने सुना होगा कि रिसाइकिल करते हैं, कुछ कंपनियां हैं या कुछ लोग हैं जो रिसाइकिल करते हैं, वेस्ट को कुछ क्रिएटिव चीजों से बेस्ट बना देते हैं, कि वेस्ट टू बेस्ट। तो ऐसे ही राजयोग मेडिटेशन जो है, जो हम अभ्यास करते हैं, खुद की पहचान हमें मिलती है, वो इल्यूमिनेशन हमें मिलता है, तो हम जो हमारे विचारों की क्वालिटी है वो कैसी होने लगती है, सकारात्मक होने लगती है, और उसका नतीजा हमें हमारे जीवन में भी दिखाई पड़ते हैं। अगली बात करें, अगली जो शक्ति है, सूक्ष्म जो पार्ट है आत्मा का, वो क्या है, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। अब इतने सारे विचार चलते हैं, उसमें कई बार हमें द्वंद्व होता है, डायलेमा होता है कि हम ये करें या वो करें, प्रोग्राम में जाएं या नहीं जाएं, कितनी देर सुने या नहीं सुने, समझ कम आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डायलेमा होता है मन में, करें या नहीं करें, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि विचार इतने सारे चल रहे हैं। तो अब इसमें जो डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, वो कौन लेगा, वो लेने वाले आप देख सकते हैं सामने तराजू आपको दिख रहे हैं, तो वो शक्ति है बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। कोई भी विचार है उस पर डिसीजन लेना है, समझना है, डिफरेंशिएट करना है, पहचानना है किसी भी चीज को। तो ये जो निर्णय लेना है, इतने विचारों में से कौन सा काम करना है, कैसे करना है, करना भी है नहीं भी करना है, सेलेक्ट करना है, उसको समझना है कि ये क्या चीज है, तो ये सारे काम कौन करता है, आत्मा की कौन सी शक्ति करती है, बुद्धि करती है, इंटेलेक्ट करती है। अब बुद्धि ने कोई काम किया, उसको रिपीटेडली करते गए, फिर वो क्या होता है, आदत बनने लगती है, संस्कार बनने लगते हैं। तो आत्मा की जो लास्ट जो शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, वो कौन है, संस्कार है। कोई भी काम हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो हैबिट में आ जाता है, ऑटो मोड में आ जाता है, हमें उसमें एफर्ट डालना नहीं पड़ता। जैसे जो रोजाना मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ता है, अलार्म नहीं लगाना पड़ता, उन्हें पता है कि ये मेडिटेशन का टाइम है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। या ऑफिस में करने का टाइम है तो ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग पूरा रूटीन हमारा चलता रहता है। संस्कार कई तरह के हो सकते हैं। तो पूर्व संस्कार यानी पिछले जन्मों के संस्कार हैं। आपने देखा हो कई बच्चे बचपन में ही इतनी सारी चीजें याद कर लेते हैं जो हम आज भी हमें आश्चर्य लगता है कैसे उन्होंने किया। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ही बता दो वो उसको तुरंत ग्रैब कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है उनकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में। आपने सुना होगा किसी ने पूरे गीता याद है, किसी को पूरी हनुमान चालीसा याद है इतनी कम उम्र में, है ना। कई पिछले जन्म की बातें बता देते हैं। तो ये संस्कार कौन से होते हैं, पिछले जन्मों के होते हैं। फिर माता पिता से मिले हुए, अपने जो परिवार में पेरेंट्स हैं हमारे, उन्होंने जो हमें परवरिश दी है बिगिनिंग से अभी तक, तो उसके आधार पर भी हमारे संस्कार होते हैं। फिर हमारी कंपनी या जो हमारे जो दोस्त होते हैं, ऐसे भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, अगर किसी के बारे में पता करना है तो उसकी कंपनी के बारे में पता कर लो। यानी हम जो पांच लोगों से हम मिलते हैं उनका जो टोटल सम होता है वो हमारा व्यक्तित्व होता है, ऐसे कहते हैं। तो संग का रंग लग जाता है, आपने सुना भी होगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि अच्छी संग में होना चाहिए, अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। तो उसके आधार पर भी हमारे संस्कार बनते हैं। उसके बाद समाज से प्राप्त, हम कहीं भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ भी कार्यकलाप करते हैं, या फिर हम ऑफिस में जाते हैं, वहां कोई काम करना सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये समाज का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और उससे हमारे कुछ ना कुछ संस्कार बनते हैं, कुछ आदतें बनती है। लास्ट जो आखिर में है वो है हमारे मूल संस्कार।
मूल संस्कार ऐसे हैं, इन्नेट हैं वो आत्मा में, वो इनबिल्ट हैं, उसके अंदर ही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें उनकी स्मृति कम रहती है या नहीं रहती है, उसके कारण हम उन्हें याद नहीं रखते। लेकिन ये आत्मा के अविनाशी गुण या संस्कार की बात करें, ये सबसे जरूरी है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले शांति की, शांति यानी पीस। पीस एक ऐसा हमारा गुण है जो अगर हम प्रैक्टिकल में लेके आते हैं या उसका अभ्यास करते हैं, इवन उसकी हम स्मृति भी रखते हैं, तो हमें हमारे काम सहज होने लगते हैं, हमारे संबंध मधुर होने लगते हैं, हमें हर कार्य में सहज सफलता मिलने लगती है। इसलिए जो आत्मा का इन्नेट गुण है, जो जन्मजात है, जो कि नेचुरल है, वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद देखें तो प्रेम, स्नेह, तो हम हर किसी से स्नेह लेना चाहते हैं। कोई भी हमसे स्नेह से बात करे, स्नेह से हमारी बात माने, और किसी ने मान लो स्नेह से व्यवहार नहीं किया, गुस्से से बात किया, किसी ने गुस्से से बात की, तो उस केस में क्या होगा? हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? कितनों को अच्छा लगेगा? एक बार हाथ उठाना। तो बुरा कितनों को लगेगा? सभी को लगेगा। अच्छा, क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा जो नेचुरल है वो हमें स्नेह अच्छा लगता है कि सभी हमसे प्यार से बातें करें, ठीक है? तो वो प्रेम है, वो इन्नेट अंदर है। ऐसे ही प्योरिटी, पवित्रता, यानी ट्रांसपेरेंसी, जैसे अंदर है वैसे बाहर है, जो बोलते हैं वही करते हैं। तो जितना हम खुद की पहचान खुद को कराते हैं, उसके बारे में हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो वैसे ही काफी आसान होता है हमारे लिए इन गुणों को धारण कर पाना। शक्ति की बात करें, जब हम इस ज्ञान को लेते हैं, ये सर्वोच्च ज्ञान है, जो नॉलेज हमें मिल रहा है, खुद की हम इल्यूमिनेशन की तरफ जा रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, खुद की लाइट को जागृत कर रहे हैं, तो इसमें हमें शक्ति भी मिलती है। हम मुश्किल टाइम में भी काफी सहज, आसानी से उसे पार कर लेते हैं। चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आते हैं, मुश्किलात जो हमारी लाइफ में आती हैं, उन्हें हम पार करके आगे बढ़ जाते हैं। अब जब ये सारी 6 गुण हैं जो हमने देखे, ज्ञान है, ज्ञान होती है तो क्या होगा? ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो क्या होगा? ज्ञान अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकाल लेंगे, सही रास्ते पे सही कदम उठाएंगे। और जब ये 6 गुण जो हैं आत्मा की, या जो मूल संस्कार जो हम कह रहे हैं, ये जब होते हैं तो लास्ट में संतुष्टता होती है और आनंद की अनुभूति होती है। आनंद एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी स्थिति है जो तभी फील कर सकते हैं जब हमें बाकी ये चीजें रहती हैं। इसी कारण आपने देखा होगा जो कुछ पहुंचे हुए संत होते हैं या सन्यासी लोग हैं, जो कि अपने तपस्या के सर्वोच्च पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं, तो उनके नाम में भी आपने आनंद सुना होगा। अभी काफी सभी लोग सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, प्रेमानंद, शिवानंद सुना होगा आपने, है ना? और भी आनंद होंगे, आप बता भी सकते हैं एक दो। तेजानंद, अवधेश आनंद। तो देखिए आप, वो आनंद क्योंकि सर्वोच्च संतुष्टता की अवस्था है। अब जितना हम इन गुणों को महसूस करते हैं, इनकी अनुभूति करते जाते हैं, इवन सोचते भी हैं, तो हमें उसकी महसूसता होने लगती है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हम सोचते तो हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पीसफुल हूँ, लेकिन मुझे तो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा, फिनिश हो ही नहीं रहा है, क्या करूं? पार्ट 2 बनाऊं। तो ऐसा क्यों होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए, अगर कहीं लाइट नहीं है, अंधेरा है ना? अंधेरा है, अगर हम कहें कि, अगर मैं आपको कहूं कि अंधेरे को कैसे बाहर निकालें, कोई किसी बैग में डाल के लेके जाना है, किसी बकेट में लेके जाना है, किसी बॉक्स में लेके जाना है, तो क्या अंधेरे को आप बाल्टियों में लेके कहीं बाहर छोड़ सकते हो कि यहाँ रोशनी हो जाए? नहीं। क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन। कौन सा स्विच ऑन? लाइट का स्विच ऑन। तो लाइट का मतलब क्या है? लाइट जहां होगी, लाइट होगी तो क्या होगा? अंधेरा अपने आप चला जाएगा। तो क्रोध को हटाने की जरूरत नहीं है, क्या लाने की जरूरत है? लाइट को। कौन सी लाइट? शांति की लाइट, पीस की लाइट। तो जो हमारी खुद की लाइट, जब हम खुद को आत्मा समझते हैं और ये जो हमारे
7 गुण हैं, जो हमारे इनेट क्वालिटीज हैं, उनको जितना हम अंदर लाते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। शुरुआत में तो आप कहोगे मुझे इसकी अनुभूति कैसे होगी, क्योंकि अभी तो हमने कुछ सीखा भी नहीं है, अभ्यास भी नहीं किया है। तो बिगिनिंग में केवल अगर हम ये विचार ही करते हैं कि मैं इसको दोहराते हैं, रिपीट ही करते हैं, तो धीरे धीरे हम देखेंगे हम इसको महसूस भी कर रहे हैं। और फिर जो हमें क्रोध आ रहा है, या जो भी हमारे अंदर क्रोध है, चिंता है, डिप्रेशन है, टेंशन है, जितनी भी चीजें हैं, इन 7 गुणों का हमें अभ्यास करना है। इन गुणों की लाइट को बढ़ाना है, और बढ़ाने का सहज तरीका खुद को आत्मा समझना है और आत्मा की लाइट को बढ़ाते रहना है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। तो आगे आने वाले जो सेशंस हैं उनमें भी हम इसको समझने वाले हैं कि कैसे और इन 7 गुणों की जो लाइट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, अगर भोजन बनाते हुए हम इसकी अनुभूति में रहते हैं, तो हमारे जो 7 गुण हैं उनकी अनुभूति बढ़ती जाती है, और हम जो भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में हैं उनसे हम फ्री होते रहते हैं। तो भोजन अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे अगले 24 घंटे में, जब यहाँ आएंगे तब तक, कि जब भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे भोजन बना रहे हैं या फिर आप बातचीत कर रहे हो किसी से, तो उनको भी दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा देखेंगे। वो भी आत्मा है, ऊर्जा है, शक्ति है। क्योंकि जब हम उन्हें आत्मा देखेंगे तो उनके 7 गुणों की जो वाइब्रेशन है वो हमें महसूस होगी। फिर कोई भी काम करते समय या फिर सोते हुए भी विचार क्योंकि चलते रहते हैं, विचार रुकते नहीं है। विचार फैक्ट्री, मन ऐसी फैक्ट्री है जो विचार क्रिएट करता रहता है। इवन जब हम सोते हैं तो भी थॉट्स चलते रहते हैं। ये है कि उनकी संख्या वो कम हो जाती है, लेकिन वो चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ये 4 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, रेगुलर उन 7 गुणों की स्मृति में रह रहे हैं, तो हमारी हर चीज, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध, सब में सरसता, सब में मौलिकता, सब में अच्छाई आने लगती है। आने भी लगेगी, हम उसका अभ्यास भी करेंगे, उसको महसूस भी करते जाएंगे। अब फायदा क्या है इस स्मृति से? देह समझने से पहले हम बॉडी समझ रहे थे खुद को कि हम तो देह हैं, लेकिन अब हमने जाना है वो लाइट इग्नाइट हुई है, इल्यूमिनेट हुई है, खुद की लाइट, कि मैं कौन हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम ए सोल, मैं वो आत्मा हूं। तो पहले जब हमारे कंपैरिजन करने की प्रवृत्ति होती थी या होती है, कि कंपेयर करते हैं कौन हमसे ज्यादा धनवान है या कौन हमसे ज्यादा अच्छा है, किसका नाम ज्यादा है, वो बदल के हम उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। एक्सेप्टेंस हमें होने लगता है। हमें विभाजन होता है, हमें द्वंद होता है कि कोई दूसरे रास्ते पे चल रहा है हमारे साथ वाला, हम किसी और रास्ते पे चल रहे हैं। वो भी बदल के यूनिटी आने लगती है। यूनिटी कहते हैं ना, संगठन में क्या है, शक्ति होती है। तो एकता जहां होती है वहां सहज कार्य सफल हो जाते हैं। जब हम देह समझते हैं तो हम इच्छाओं के अधीन होते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये मिल जाए, मुझे और ज्यादा प्राप्ति हो जाए। तो वो क्या है, इच्छाएं बहुत होती हैं, देहिक इच्छाएं होती हैं। उसके कारण हमारे अंदर अलग अलग तरह के विकार आने लगते हैं। फिर जब हम खुद को आत्मा समझते हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ दिस, स्थूल कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूं और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कितनी बताई मैंने, 4 या 5? 3। कितनी? 3। कौन कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। तो हम इनके मालिक बन जाते हैं। और मालिक क्या होता है, हमेशा जो चाहे वैसा कर सकता है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मन मेरी बात नहीं मानता, मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया। मालिक थोड़ी कह सकता है ऐसा नहीं कह सकता मालिक। और मृत्यु का भय भी फिर नहीं होता है। तो जैसे आपने सुना भी है कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, इटर्नल है। यानी ना तो आत्मा को जलाया जा सकता, ना उसे काटा जा सकता शस्त्रों से, ना इसे हवा से सुखाया जा सकता है, और पानी भी उन्हें गीला नहीं कर सकता, है ना। सारी चीजें दिख रही है आपको। हालांकि बारिश नहीं हो रही है बाहर, थोड़ा बारिश का मौसम जरूर हो रहा होगा। तो ये जो लाइट है जो हमने देखी है, खुद की लाइट, कि मैं खुद कौन हूं, हु एम आई। तो जितना जितना हम वो 7 गुणों की अनुभूति में टिकते जाएंगे, जब हम खुद को इस देह से अलग
वो आत्मा, वो एनर्जी, वो पावर, वो शक्ति समझेंगे, तो उसका फर्क, उसकी गुणवत्ता हमें हमारे कर्मों में भी दिखाई पड़ेगी। तो पहला काम, आज पहला दिन, ये 4 दिवसीय जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने यही जाना है कि हम कौन हैं। और फिर आत्मा दिखने में कैसी होती है, कैसा आकार होता है आत्मा का? पॉइंट ऑफ लाइट दैट कांट बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ आईज। आंखों से नहीं देख सकते हम उसे केवल जस्ट वी नीड टू विजुअलाइज इट। और सीट कहाँ होती है आत्मा की? हाथ में या किधर होती है? पैर में? कहाँ होती है आत्मा की सीट? दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। ठीक है, बाकी क्योंकि कहाँ सीट होती है, फिर मन को और कैसे पावरफुल बनाएंगे, मन में कैसे और शक्तियां हम ला सकते हैं, वो तीसरे दिन के सेशन में आपको डॉक्टर शोभन भाई बताएंगे और बारीकी से और गहराई से, उसके उस पहलू पर भी आप समझेंगे। तो फिलहाल के लिए हम राजयोग के अभ्यास के द्वारा ये पहला दिन का जो हमने सीखा है कि वो सातों गुण जब बढ़ते जाते हैं, उनकी लाइट बढ़ती जाती है, तो जो अंधेरा है, जो अंधकार है, क्रोध का, बुराइयों का, लोभ का, लालच का, उसे हमें हटाने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने आप प्रज्वलित होगा, अपने आप इल्यूमिनेट होगा। तो हमें यही अभ्यास करना है, खुद को उन सातों गुणों के आधार पर उन्हीं में टिकने का अभ्यास करना है। बार बार विचार वही लाना, आई में पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो अभी हम इसके ऊपर अभ्यास भी करेंगे, जो हमने देखा है उस अभ्यास में खुद को वो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हमें समझना है। तो मैं इसी के साथ पूरा करूंगा और इनवाइट करूंगा दीदी को, वो आके मेडिटेशन कराएं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए आसपास एक गहरी शांति को फील करेंगे। और महसूस करें इस शरीर में जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, एक चमकता हुआ सूक्ष्म एक प्रकाश पुंज में एक दिव्य लाइट, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस देह की मालिक हूं। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा हूं, वैसे ही मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु रूप है। वो सर्व गुणों के सागर है। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी, शक्ति मेरे पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां निकल कर मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही है। और इस गहरी शांति को मैं अपने भीतर फील कर रही हूं। महसूस करेंगे हजार भुजाओं वाला पिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, उन्होंने अपना शक्तिशाली हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रख दिया। फील करें
ब्लॉटिंग पेपर की तरह उन्होंने मेरी सभी चिंताएं, बोझ, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है और उनसे दिव्य गुणों की, शक्तियों की प्राप्ति मैं फील कर रही हूं। आज से, अभी से मैं हर आत्मा के प्रति दिल से शुभ भावना और शुभकामना रखूंगी। सभी मेरे अपने हैं। ये सभी गुण, शक्तियां लेते हुए और आंतरिक शक्तियों को महसूस करते हुए पुनः धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर भ्रकुटी के तख्त में आकर बैठ जाती हूँ। अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखे और महसूस करें जो आज शक्तियां मैंने यहां से प्राप्त की है मेरी पूरी शरीर को हील कर रहे हैं। शक्तिशाली ओरा पूरे वायुमंडल में फैल चुका। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे रखे और शुक्रिया अदा करें उस पिता परमात्मा का दिल से। धन्यवाद मेरे पिता परमात्मा, आज मुझे अपने जीवन को जीने की एक नई दिशा दिखाई। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद का गीत सुनते हुए उन शक्तियों को महसूस करेंगे।